Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक सक्सेस स्टोरी अड्डा 247 पे। और इस शो में हम डिस्कस करते हैं उन सारे स्टूडेंट्स की स्टोरीज जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया और बहुत संघर्ष के बाद फिर अपने मुकाम को, अपने ड्रीम को अचीव किया। तो आज हमारे साथ हैं अंकित। अंकित, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। आज हमारे साथ अंकित हैं और अंकित का सिलेक्शन हुआ है SBI 2019 क्लर्क में। ठीक है, तो अंकित जी, हम जानना चाहेंगे और हमारे स्टूडेंट भी जानना चाहेंगे कि आपने मतलब आपका बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है और क्या आपका बैकग्राउंड रहा है। सर मैंने BCom 2016 में कंप्लीट किया है। ओके। फिर बैंकिंग की कंटिन्यू तैयारी की है। तो अभी जैसे आपने BCom किया था और लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपका बैंकिंग में मन कैसे, मतलब आप SSC करना चाहते थे या बैंक करना चाहते थे, या शुरू से आपका मन था कि मेरे को बैंकर बनना है? सर मैं 2016 में BCom किया, तब से मेरा कुछ नहीं, वो कंफर्म नहीं था कि क्या करना है। ओके। तो उसके बाद मैं सारे एग्ज़ाम देता था, SSC, बैंक, स्टेट लेवल। उसके बाद मेरी दीदी बैंक की तैयारी कर रही थी। तो सर आपका यूट्यूब का वीडियो चल रहा था पजल का। ओके। तो वो मैंने सॉल्व किया तो मुझे बैंक की तरफ काफ़ी इंटरेस्ट हुआ। तो सर फिर जब से सोचा कि बैंकिंग ही करना है। तो 2016 में या 17 में आपने डिसाइड किया? 17 में आपने डिसाइड किया कि मुझे बैंक की तैयारी करनी है। यस सर। ओके। तो पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे स्टूडेंट्स को और उसके बाद हम एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे जिससे हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा और वो अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दे पाएंगे। तो इस शो में हम डिस्कस करेंगे वो सारी स्ट्रेटजी। ध्यान बने रहना और ध्यान देना कि हम अंकित से जानेंगे कि उन्होंने किस किस तरह से सारे सब्जेक्ट को उन्होंने कवर किया और किस तरह से अपने SBI क्लर्क के ड्रीम को उन्होंने बिल्कुल एकदम सक्सेस पाई। तो अंकित, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं पहले। सर मेरा नाम, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। स्ट्रगल शुरू से ही ज़िंदगी में रहा है। मैं जब 7th ईयर का था तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरी घर की कंडीशन मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, तो मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ ने काफ़ी हेल्प की है। सो अंकित, हम ये जानना चाहेंगे जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है तो जैसे आपने डिसाइड किया कि भाई मेरे को बैंकर बनना है, ठीक है, तो आपका स्टार्टिंग से आपने किस तरह से तैयारी की? मतलब आपने किसी कोचिंग की हेल्प ली, आपने कोचिंग की, या आपने ऑनलाइन पहले स्टार्ट किया, या आपने यूट्यूब से स्टार्ट किया, या आपने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की? जैसे मैंने डिसाइड किया फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे को बैंकर बनना है, तो आपकी शुरुआत कैसे थी? सर मैं यूट्यूब पे तो आपको पहले से जानता था। फिर मैंने कैरियर पावर मुनीर का ब्रांच ज्वाइन किया। कैरियर पावर मुनीर का ब्रांच? यस सर। तो आपका सब पहला क्लास था 12 जून 2017 का। 12 जून 2017। ओके। तो उसमें कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था। तो वो मैं सॉल्व कर रहा था, तो अगल बगल वाले देख रहे थे कि कैसे क्या कर रहा है। तो मैं मतलब मुझे काफ़ी उससे मोटिवेशन मिला कि मैं पहले ही दिन ही इतना कर ले रहा हूँ। तो सर आपका फिर मैं पजल से काफ़ी हेल्प मिली मुझे। सर मेरे मतलब जब मैं पहला एग्ज़ाम दिया था तो मेरा 8 नंबर था रीजनिंग में 40 में से। ओके। तो सर मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। और सर आज मेरा ये हालत है कि मुझे रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलाता है। ओके, मतलब आपके 100% एक्यूरेसी है। यस सर। तो अभी जैसे आपने कैरियर पावर मुनीर का ब्रांच में आपने कोचिंग स्टार्ट की। यस सर। तो उस समय आपका पढ़ने का क्या था? मतलब आप सिर्फ क्लासरूम पढ़ते थे या साथ साथ ऑनलाइन भी यूट्यूब देखते थे, क्या करते थे? सर जो क्लास में होता था उसको मैं मतलब जाके रूम पे सॉल्व करता था। पजल, सिटिंग, मैथ्स का, इंग्लिश का, GA का। तो उसके बाद मैंने मॉक देना स्टार्ट किया सर। तो मॉक आपने स्टार्टिंग से दिया था या कब मॉक देना स्टार्ट किया? जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं कि सिलेबस फिनिश हो जाए उसके बाद मॉक देना स्टार्ट करेंगे, या वो फर्स्ट डे से जैसे उन्होंने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया तो मॉक देना स्टार्ट किया। तो मतलब आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? सर मैंने पहले तो 3 महीने कोचिंग किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसके बाद मैंने मॉक देना स्टार्ट किया था। ओके, मतलब आपने पहले सिलेबस को समहाउ कंप्लीट किया और उसके बाद आपने मॉक देना स्टार्ट किया। ओके। तो जैसे अगर हम देखते हैं कि आपने कोचिंग की, आपने पढ़ा चीज़ों को, तो ऑनलाइन आप कितना टाइम डिवोट करते थे? सर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, तो मैं मॉर्निंग में 8 बजे निकल जाता था। तो फिर उसमें मुझे सबसे पहले मेरा ये काम रहता था कि मुझे मॉक देना है, फिर उसको एनालाइज करना, फिर जो मुझे मतलब जिसमें मेरी कमी लगती थी उस टॉपिक को मैं यूट्यूब पे देखता था। सर इसमें एक मेरा सवाल यहाँ पे है अंकित
ये जैसे मॉक देते थे, आपने कहा कि आप एनालाइज करते थे, एनालिसिस होती है, तो एनालिसिस आप कैसे करते थे? मतलब एनालिसिस बहुत सारे बच्चे यहाँ पे समझना चाहेंगे कि एनालिसिस एक्चुअली कैसे करना होता है। मॉक तो दे दिया, यस सर। ठीक है, 1 घंटे का मॉक हो गया प्री का समय, तो उसकी एनालिसिस कैसे करते थे आप? सर मैं जो मुझ पे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होते थे उनको मैं पहले देखता था, और बाकी जो रॉन्ग हुए हैं उनको मैं कंप्लीट करता था। तो मतलब अगर 1 घंटे का प्री का मॉक है तो आपके एनालिसिस में कितना टाइम लग जाता था? सर 2 घंटे लग जाते थे। 2 घंटे? यस सर। तो मतलब एनालिसिस का ज़्यादा रोल है, Yes, क्या sir. हम ये समझ सकते हैं? या सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मॉक दे के अपना सबमिट कर देते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं, तो उसको एनालाइज करना, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली आपको समझ में आएगा कि इम्प्रूवमेंट यस कहाँ कितना है। अच्छा, तो 1 बाय 1 हम अब सब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे कि आपने स्टार्टिंग किया, आपने ऑफलाइन कोचिंग की और फिर आपने एक शेड्यूल बनाया अपना, ठीक है, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन किया, यस सर। मॉक भी देना स्टार्ट किया। यस सर। तो मॉक आप अड्डा के देते थे? यस सर, अड्डा के देता था। ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, तो जैसे मैथमेटिक्स में आपका क्या, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करें, क्वांट मैथमेटिक्स, तो जैसे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, कुछ का अच्छा होता है, तो आप क्या फील करते थे जब आपने स्टार्ट किया, और फिर आप किस लेवल तक उस चीज़ों को लेके गए? सर मैथ का तो मेरा साइकस सर क्लास लेते थे, ओके। 3 महीने का, तो वो मैंने यूनिट कॉन्सेप्ट का ब्रांच में? यस सर। ठीक। तो वहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर मॉक में मैंने देखा कि मुझे क्या अटेम्प्ट करना है, जैसे नंबर सीरीज प्री में पहले, और अप्रोक्सीमेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, फिर डीआई भी आता था, फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन दिखता था कि कौन सा मेरा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, फिर मैं उसको अटेम्प्ट करता था। तो मैथ में आपका मतलब क्या था, मतलब किसी भी एग्जाम में मैथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे तो कितना मार्क्स आपके निकल के आते? सर मैथ मेरा अच्छा था, रीजनिंग भी अच्छा था, इंग्लिश भी थोड़ा वीक था। अच्छा, तो मैथ में आपने ऐसे किया, रीजनिंग की आपने क्या स्ट्रेटजी थी, रीजनिंग में आपने कैसे इंप्रूव किया? रीजनिंग में सर आपकी एक टेस्ट सीरीज थी पजल के नाम से, ओके। तो फिर मैंने वो ज्वाइन करी। मैंने सारे वो पजल लगाए, और मुझे अड्डा के पजल मतलब इतने रट गए थे कि ये पता चल रहा था कि ये गलत यहाँ पे है। अच्छा, ओके। तो मतलब आपकी प्रैक्टिस समाव इतनी थी कि आपको पता लग जाता था कि कहीं ना कहीं ये मिसप्रिंट है, तो इस तरह से हो गया होगा, जो प्रैक्टिस के बेसिस पे। अच्छा, तो रीजनिंग में आप और मतलब कितना टाइम, पजल आपका एक पोर्शन है पजल एंड सेटिंग में, जैसे बच्चे थोड़े परेशान भी होते हैं पजल सेटिंग में, तो उनके लिए क्या आप बताना चाहोगे कि पजल सेटिंग कैसे इंप्रूव की जा सकती है? पजल सेटिंग के लिए मैं एक कहना चाहूँगा कि पहले उसको आप ट्राई कीजिए, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, फिर वो धीरे धीरे आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, धीरे धीरे आपका 10 मिनट लगेगा, फिर 5 मिनट होगा, फिर 2 मिनट में वो प्री लेवल का आ जाएगा आपका। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें? मेंस के लिए तो आपका अगर प्री क्लियर हो रहा है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर वो पजल सेटिंग उसमें भी काम आते हैं। अच्छा, मेरे यहाँ पे एक सवाल और है जो मैं बच्चों की तरफ से पूछ रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, पजल सीखना स्टार्ट किया, मेंस का पहले से ही पजल लगाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या शुरुआत में प्री मेंस दोनों को लेके चलें या मेंस लेवल के लेके चलें, किस तरह से प्रैक्टिस करें? शुरू से ही मेंस को लेके चलना चाहिए, क्योंकि हमको फाइनल सिलेक्शन चाहिए, ये नहीं है कि प्री निकाल के सिलेक्शन हो जाएगा। तो शुरू से मतलब जैसे IBPS क्लर्क का भी एग्ज़ाम है, तो जिसका है वो उस पर फोकस करे, बाकी जिसका लग रहा है कि नहीं निकलेगा तो वो न्यू ईयर से ही अपना GA लिखना स्टार्ट कर दें। GA के लिए मैं अड्डा ग्रुप को फॉलो करता था, मेरा नोट्स बनाता था मैं, और अड्डा का क्विज़ देता था शाम को। तो सर ओके, सो अब इसमें जैसे हम इंग्लिश की बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि इंग्लिश आपका वीक था, तो इंग्लिश में आपने कैसे इम्प्रूव? सर इंग्लिश मेरा ये था कि मुझे फोबिया था कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा इंग्लिश, तो शुरुआत में मुझे प्रॉब्लम हुई थी। फिर मैंने आंचल मैम का यूट्यूब वीडियो देखा, ओके, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। अच्छा पढ़ाती हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं अड्डा 247 पे। अच्छा, तो अब इसमें आपने इंग्लिश का आपने इम्प्रूव किया, उसके लिए प्रैक्टिस क्या करते थे आप? सर प्रैक्टिस मैं अड्डा के क्विज़ देता था, मॉक देता था, जिससे मुझे मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था इंग्लिश में, मैं भी कर सकता हूँ इंग्लिश। ओके, ये तो रही आपकी इंग्लिश की बात। अब हम बात करते हैं जैसे GA में आपने बता रहे थे आप, तो GA में प्रॉपर हम जैसे प्री का एग्जाम देने के बाद नोट्स बनाएं या शुरू से नोट्स बनाएं, या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए GA को लेकर? जैसे अभी SBI PO का नोटिफिकेशन आने वाला है, मार्च अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है, तो उसका मेंस एग्ज़ाम रहेगा जुलाई अगस्त में, जून जुलाई। यस, और आजकल ट्रेंड चल रहा है कि वो 6 महीने का GA दे रहे हैं। तो आपको स्टार्टिंग न्यू ईयर से ही फर्स्ट दिन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए लिखना,
और उसके साथ साथ आप मेंस का कॉन्सेप्ट पहले 4 महीने मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप प्री का मॉक दीजिए, फिर आप मेंस का मॉक दीजिए। तो आपको स्टार्टिंग से ही जी के नोट्स बनानी चाहिए। यस सर, प्रॉपर बनानी चाहिए। Yes, और इसके लिए आप क्या फॉलो करते थे, मतलब जी के नोट्स? जी के लिए मैं अड्डा गुरु का लेक्चर लेता था, सुबह 7 बजे आता है। ओके। तो मुझे उन सर की ये बात अच्छी लगी है कि वो डेली रिवाइज कराते हैं, वीकली रिवाइज कराते हैं, मंथली भी रिवाइज कराते हैं। तो उससे आपका जी ऐसा हो जाता है। मेरा जी ऐसा था कि 27 मैंने आरआरबी पीओ में किए थे, तो वो 27 के 27 सही थे। 100% एक्यूरेसी। यस, और आरआरबी क्लर्क में भी मेरे 33 अटैम्प्ट हैं, तो वो भी पूरे सही है मेरे। ठीक है। तो अभी जैसे आपने एसबीआई जो क्लर्क है वो आपका निकला, बाकी और कौन कौन से एग्जाम है जो आप जिसका आप दे रहे हैं या वेट कर रहे हैं? आरआरबी पीओ का मैंने इंटरव्यू दिया है। आरआरबी पीओ का? यस सर। अच्छा। आरआरबी क्लर्क का दिया है। आरआरबी क्लर्क का भी आपने मेंस दिया है? यस सर। ठीक है। एफसीआई दिया है। एफसीआई का भी मेंस दिया है? यस सर। ओके सर, इस साल के लगभग सारे प्री क्लियर थे। तो आपने 17 में स्टार्ट किया प्रिपरेशन, 18 में आपका समहाउ चीज़ें बनी और 19 में आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम क्लियर हो रहे हैं। और अभी आप एफसीआई, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का वेटिंग है जो फाइनल रिजल्ट है। ओके। सो अगर सपोज करो आरआरबी पीओ आपका निकल जाता है तो एसबीआई भी आपका निकला हुआ है, तो कौन सा ज्वाइन करेंगे बैंक? सर, मैंने मतलब सोच रखा है कि मैं एसबीआई में ही जाऊंगा। एसबीआई पीओ 2020 वाला मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो मुझे मतलब एसबीआई पीओ की तैयारी भी करेंगे? यस सर। ओके। तो मतलब मुझे एसबीआई में ही अब कैरियर बनाना है। तो इसमें अच्छा, मैं अंकित ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने तैयारी की और अपने चीज़ों को अचीव किया, लेकिन कभी कभी तैयारी करते समय जैसे आपने थोड़ा सा टाइम दिया, अप्रॉक्स 2 इयर्स आपको हुआ। यस सर। तो बीच में कभी ऐसा भी आया होगा कि आपका मन किया होगा कि यार मेरे को अब तैयारी नहीं करना है, मतलब जैसे होता ना तैयारी करते करते बीच में कभी कभी ऐसा भी एक समय आता है कि जहाँ पे हम डिमोटिवेट होते हैं। ठीक है। तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया आपने? सर, इस कंडीशन में मेरी दीदी ने काफ़ी साथ दिया है। मतलब उनको मुझसे ज़्यादा टेंशन होती थी कि मॉक दे रहे हो, पढ़ रहे हो। तो उनको देख के मैं काफ़ी खुश होता था कि चलो कि मेरे लिए कंसर्न है तो मुझे भी करना चाहिए। तो उसको देख के, उनको देख के मैं काफ़ी, मुझे हेल्प मिली है। तो कई बार ऐसा टाइम आता था कि जहाँ पे आप डिमोटिवेट होते थे तो आपकी दीदी आपको? यस सर, वो मेरे मतलब हम लोग का ऐसा है कि फ्रेंड जैसा है। सारी बातें हम लोग शेयर करते हैं। सर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है मेरी। ओके। सो अंकित, जैसे अभी आप एसबीआई पीओ की जो एलआईसी की तैयारी कर रहे हैं, एलआईसी मेंस का एग्ज़ाम है या उसके बाद एसबीआई पीओ के लिए एक्सपेक्टेड है, तो क्या स्ट्रेटजी स्टूडेंट्स को लेके चलनी चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? जैसे जीए के लिए हो गया कि आपको स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए 3 महीने जो हैं, कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं। उसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट कीजिए। अड्डा के मॉक ऐसे हैं कि आपको मेंस में बहुत हेल्प करेंगे। और इंटरव्यू बैच भी यहाँ का अच्छा है, मैं ज्वाइन किया था आरआरबी पीओ का, तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मेरा सवाल में एक क्वेश्चन, मतलब एक सवाल है मेरा कि जैसे हम पढ़ते हैं, सपोज हम सब्जेक्टिव स्टडी करते हैं। यस सर। और हमने सोचा कि हम रीजनिंग को 2 घंटे पढ़ेंगे। यस सर। तो उस 2 घंटे में हम मतलब किस तरह से आप पढ़ते थे? मतलब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करते थे या आप मिसलिनियस लेके चलते थे, कैसे पढ़ते थे? मेरा तो ये था कि मैं एक पार्टिकुलर मतलब टाइम टेबल बनाया हुआ था कि मुझे 5 दिन में ये टॉपिक करना है। जैसे इनइक्वालिटी हो गया, 5 दिन में मुझे डायरेक्शन करना है। फिर उसकी मैं प्रैक्टिस करता था, कोई क्वेश्चन ढूंढता था कि कहाँ से मुझे मिल रहा है क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं पजल सिटिंग अरेंजमेंट उठाता था। सर, आपकी एक बुक आई थी पजल सिटिंग अरेंजमेंट की, तो मैंने सारी कंप्लीट की थी सर। ओके। तो इसमें जैसे हम स्टूडेंट मतलब डेली बेसिस पे अगर हम पजल और डीआई की बात करते हैं तो उसका क्या रोल है? डेली बेसिस पे करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए पजल एंड डीआई? जैसे मैथमेटिक्स में डीआई हम बात कर रहे हैं या रीजनिंग में पजल की बात करते हैं, तो क्या हम डेली बेसिस पे उनको लेके चलें या किस तरह से हमें शेड्यूल बनाना चाहिए? डेली बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। जैसे 2 पजल लगा लिए मेंस लेवल के, 2 प्री लेवल के लगा लिए, डीआई 2 मेंस लेवल का लगा लिया, 2 प्री लेवल का लगा लिया। तो सर, आप उसको लेके भी चल सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो ओवरऑल आपका जैसे शेड्यूल है, कितने आवर्स का आप स्टडी मतलब जनरली आप? सर, मैंने तो बहुत मेहनत की है सर, मैं 10 से 12 घंटे पढ़ लेता था डेली बेसिस? यस सर।
जिसमें आप ऑनलाइन भी पढ़ते थे? सर ऑनलाइन भी, उसमें मेरे मॉक भी और मेरी सब्जेक्टिव स्टडी भी रहती थी। तो 10 से 12 घंटे आप Yes. पढ़ते थे। अच्छा अंकित, मेरे को जैसे जनरली हम स्टूडेंट से बात करते हैं, जनरली हम पता करते हैं तो डिस्कस भी करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन उस रेस्पेक्ट में हमारा रिजल्ट नहीं आता है, राइट? या हमारा माइंड डाइवर्ट होने लगता है, या हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, फिर हमें ऐसा भी लगता है कि यार ऐसा करते हैं, छोड़ देते हैं, मतलब कुछ और करते हैं, मतलब कई बार ऐसा मूवमेंट आता है। तो उस मूवमेंट को आपने किस तरह से कंट्रोल किया, या ऐसे कौन से आपके साथ पर्सन थे जिन्होंने सपोर्ट किया और आपको फिर गाइड किया, या आपकी काउंसलिंग की और आपको समझाया, या आपने खुद से अपने आप को समझाया? तो आपने क्या किया, मतलब क्या ऐसा मूवमेंट आया था? अगर आया था तो आपने किस तरह से कंट्रोल किया? सर मेरा 1 जनवरी 2019 को आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आया था, तो मैं उस 2 मार्क्स से रहा था मेरा फाइनल। तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हुआ था, तो फिर मैंने अपने दोस्त उमेश यादव है, आपसे आपकी ब्रांच में पढ़ा है वो, मुनिका ब्रांच? यस सर, तो उसका आरआरबी पीओ हुआ है। तो फिर मैंने उसको कॉल किया कि मुझ पे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वो मुझे काफ़ी डिमोटिवेट करता था कि नहीं तेरा हो जाएगा, और ये करके मुझे मतलब बताता था कि कैसे क्या करना है। तो वो मतलब वो चीज़ मुझे काफ़ी मतलब सपोर्ट किया आपको? सपोर्ट किया। अच्छा, मतलब एक तो वो फ्रेंड हो गए, मतलब मैंने ये भी था कि जैसे कभी कभी क्या होता है, हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे आप बताया आपने, आप एमपी से बिलोंग करते हैं, आप दिल्ली में कोचिंग के लिए आए, तो मतलब कभी ऐसा भी हुआ कि आप ने डिसाइड कर लिया कि नहीं मेरे को करना नहीं, और मैं वापस चला गया कर, ऐसा हुआ? यस सर, मेरे साथ जब फाइनल रिजल्ट आया था इसका आरआरबी क्लर्क का, तो मेरा 2 मार्क्स से रहा था, तो मैंने 2 महीने के लिए मैं घर चला गया था। ओके। तो फिर मेरी दीदी बोली कि एक बार फिर से ट्राई कर ले, 1 साल फिर दे दे। तो सर फिर मैं आया, फिर नहीं उसमें ऐसा भी होता है, जैसे 2 महीने का टाइम पीरियड जब अपने घर पे रहे, तो जैसे होता है ना कि पड़ोस वाले होते हैं या रिलेटिव वाले होते हैं, तो आपने मतलब ऐसा कुछ फेस किया? जैसे जनरली होता है कि लोग पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ, बेटा क्यों आ गए, बेटा हुआ नहीं क्या, मतलब ऐसा भी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि जैसे जनरली होता है, तो उस चीज़ों को आपने कैसे फेस किया? सर आप हमेशा बात बोलते थे कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकालो, तो वो जो आपके फेवर में नहीं है उसके लिए। यस सर। अच्छा। तो सर और आप एक बात ये भी बोलते थे कि गोली मारो ऐसे लोगों को, मतलब मजाक में? यस सर, मजाक में तो सर कि मतलब उनकी जैसे जो मतलब कुछ नेगेटिव थॉट्स अगर आते हैं, जैसे मेरा कहने का मतलब ये रहता है कि जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव थॉट है, वो आपकी एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। यस सर। तो मेरा मानना होता है कि जब आपसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा या आप नहीं कर पाओगे, तो उन रेस्पेक्ट में मैंने कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ कि आपको उनको इग्नोर करना पड़ेगा। उनकी बातों को आपको एक कान से सुना, दूसरा कान से निकाल दिया, मतलब ऐसा नहीं उनको जवाब देना है, उनको जवाब देना है रिजल्ट से, है ना, सफलता से। तो हाँ, आपको हमेशा ऐसे लोगों का एनवायरनमेंट बना के रखना होता है जो आपसे कहते हैं कि यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप कर सकते हो। तो वो चीज़ आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। तो ऐसे ही जैसे आप जब वापस गए, तो ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, या आपने किस तरह से उस चीज़ को हैंडल किया, तो वो हम जानना चाह रहे थे। सर मेरी दी और मेरे ब्रदर मुझे काफ़ी सपोर्ट करते थे। मतलब मैं जब यहाँ पे कोचिंग आया था तो उन्होंने फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया है मुझे। वो मुझे मतलब कपड़े से लेके मेरी टेस्ट सीरीज़ तक सब खर्च अफोर्ड करते थे। तो आप 2 महीने वहाँ पे फिर आपने डिसाइड किया, तो वापस से आप दिल्ली आए? यस सर। फिर आपने स्टार्ट किया? यस सर। तो फिर उसके बाद आपने कैसे? सर 2 मार्च 2019 को LIC AO का नोटिफिकेशन आया था। ओके। तो मेरी दीदी बोली कि LIC AO अच्छी पोस्ट है, अच्छे से मेहनत कर उसके लिए। तो सर मैं एक नई जर्नी स्टार्ट की। फिर मैंने मॉक दिए, फिर उसको मतलब स्टार्ट किया। तो मेरा 5 मई 2019 का LIC का एग्ज़ाम था। तो सर मेरा वो पहला प्री था 2019 का, तो मुझे उससे मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस आया था कि मेरा क्लियर हुआ। यस सर। ओके। तो सर फिर लाइन से मेरे लगातार एग्ज़ाम प्री क्लियर होते रहे। मतलब आपने ट्रैक पकड़ लिया? यस सर। उसके बाद फिर आप उस ट्रैक पे आपको सर एक बार ये है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो आपको फिर बिल्डअप कर देता है। बिल्कुल, मतलब मैं भी मानता हूँ, जैसे मेरी बात होती है तो मैं जनरली स्टूडेंट से डिस्कशन होता रहता है, तो मेरे भी कहना ये होता है कि एक बार जब आपको प्री निकल जाता है, सपोज करो
आप सपोज SBI PO में आपको ज्वाइन करना है, Yes, sir. राइट, किसके ड्रीम है, लेकिन उसको अदर एग्जाम भी देने चाहिए। Yes, मतलब sir. क्या होता है कि एक एग्जाम जो फोबिया है ना वो खत्म होता है, Yes, प्लस sir. में क्या होता है कि जैसे आपने प्री आपका निकला, तो मैं कहता हूँ कि आपका एक बार प्री निकल जाए, Yes, sir. मेंस देखा जाएगा, एक बार प्री निकल से क्या होता है फिर आपको लगता है कि आप ट्रैक पे हैं, Yes, मतलब sir. खुद का कॉन्फिडेंस सबसे मेन है। यस सर। तो वो चीज जैसे मैंने आप में भी देखी कि आपने कहा कि LIC ADO का आपका प्री निकला, AO का। हाँ AO का प्री निकला, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आया कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, Yes, और sir. फिर आपने उस ट्रैक को पकड़ लिया। यस सर। तो इसीलिए ये स्टूडेंट्स के लिए भी है कि भाई आपका टारगेट होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपका कोई एग्जाम निकलता है तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। यस सर। है ना। तो फिर उसके बाद आपने किस तरह से चीज़ों को फिर आगे बढ़ाया और कौन कौन से एग्जाम आप देते चले गए जिसमें आपका प्री क्लियर होता चला गया, मीन्स आपने दिया? मेरा फिर LIC AO हुआ, SBI PO हुआ, उसमें मेंस में नहीं हुआ था। अच्छा। और फिर मेरा SBI क्लर्क हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स से हुआ वो। उसके बाद फिर मेरा LIC ADO, FCI, RRB PO, RRB क्लर्क, ESIC, सारे एग्जाम क्लियर होते गए। मतलब आपने जो बैंकिंग एग्जाम है जितने भी सेम सिलेबस पे बेस्ड जो एग्जाम है वो Yes. आपने सारे दिए। यस सर। तो ये भी चीज़ है कि अब उससे देने से आपको क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आ Yeah, गया, confidence आ और आपकी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होती चली गई, Yes. राइट। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक ये भी था कि जैसे आप कोई भी कभी कभी क्या होता है कि हम सपोज करो SBI PO को टारगेट कर रहे हैं या हम IBPS PO को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ दूसरा एग्जाम भी आप दे रहे हैं। Yes, sir. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि क्लर्क मेंस का एग्जाम है, यस सर। LIC मेंस का भी एग्जाम है, यस सर। तो किस तरह से उसको हैंडल किया? मतलब ये एक प्रॉब्लम आती है कि एक साथ आपके एक ही महीने में 3 एग्जाम है यस सर। और थोड़ा सा डिफरेंस होता है उनका, एक सिनेरियो थोड़ा सा अलग अलग होता है, तो उन चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि आपने नंबर ऑफ एग्जाम ज़्यादा दिए, यस सर। तो वो चीज़ें आपने कैसे हैंडल सर मैं पैटर्न देखता था कि कौन से कुछ मतलब जैसे सब्जेक्ट रहता है, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जी हो गया, एक कॉमन रहता है। और जो हमारे इंश्योरेंस के एग्ज़ाम है उसमें इंश्योरेंस मतलब एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, किया? तो उसके लिए मैं अलग से टाइम देता था कि मुझे 2 घंटे इंश्योरेंस पढ़ना है। इसलिए सर मैं फिर नहीं, इसमें एक और ये चीज़ आती है, जैसे सपोज आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, यस सर। फॉर एग्जांपल भाई आपका RRB का एग्जाम है, यस सर। तो आप RRB का मॉक लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ ही आपका उसी मंथ में आपका LIC का एग्जाम है, Yes, sir. या फिर आपका FCI का एग्जाम है, तो फिर मॉक आप किस रेस्पेक्ट पे चूज करते थे कि मेरे को मॉक कौन सा लगाना है, या मेरे को सारे लगाने हैं, तो टाइम कितना निकालना है? यस सर, मैं तो सारे मॉक देता था 1-1 घंटे, मतलब जो रहते थे प्री के, कि LIC का है तो 1 घंटे इसको देना है, RRB का है तो 1 घंटे इसको देना है, और मतलब जो एग्ज़ाम रहते थे उनका मैं मॉक देता था। मतलब जो आपके एग्जाम थे उन सभी का मॉक तो आपको देना ही था। यस सर। प्लस में सब्जेक्ट स्टडी सबके लिए कंबाइन करते थे आप? सब्जेक्ट स्टडी सर मैंने जैसे एग्ज़ाम पास में आ गए थे तो सर मैंने बंद कर रखी थी, फिर मैं ओनली मॉक देता था, एनालाइज करता था बस। ओके। और GA के नोट्स जो आप कह रहे थे यस, आप वो बना- कंटिन्यू मेरे चलते थे। अच्छा, ऐसे कौन कौन से, जैसे अगर हम जैसे रीजनिंग आपका अच्छा था और आपने कहा कि 100% एक्यूरेसी, Yes, sir. तो रीजनिंग में ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स थे जो आपको शुरुआत में ऐसा लगता था कि नहीं यार ये थोड़े से टिपिकल हैं, मेरे को मतलब ऐसा कुछ लगा था आपको कभी, या नहीं लगा था? मतलब क्या बात, अगर लगा था तो उसको आपने कैसे इम्प्रूव किया? सर मतलब जैसे आप स्टार्ट किया आपने तो आपको लगा होगा कि यार ये सब्जेक्ट है, जैसे कोई भी मन बनाता है कि मेरे को इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो पहले मैं थोड़ा सिलेबस देखूंगा, थोड़ा समझूंगा कि यार ये चीज़ थोड़ी सी टफ है या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो क्या रीजनिंग में आपको कुछ ऐसा लगा? रीजनिंग के लिए मैं लॉजिकल पे मतलब ज़्यादा फोकस नहीं करता था। फिर उसके बाद मतलब मेंस में 5-10 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर मैं मतलब मेरे सारे टॉपिक ही क्लियर हो जाते थे, जैसे पजल, सिटिंग, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, सारे टॉपिक क्लियर करके फिर मैं वो लास्ट में उस पे आता था, लॉजिकल पे। तो मतलब फिर मेरा वो होता गया और फिर मैं इम्प्रूवमेंट होता गया मतलब उसमें। मतलब कभी आपको ऐसा नहीं लगा लॉजिकल को छोड़कर, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको मतलब नहीं सर, मैं रीजनिंग कर लेता था। ओके। मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जिनसे आपको कभी मतलब परेशानी हुई हो या उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ी हो? सर मैथ्स के लिए मुझे अर्थमेटिक में काफ़ी प्रॉब्लम आई है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है। जैसे अड्डा का क्विज़ हो गया, मैं वो काफ़ी लगाता था, मॉक देता था, उससे जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहते थे वो सेम टू सेम मुझे एग्जाम में मिलते थे। अच्छा। यस सर। तो सर उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, मतलब मेरा अर्थमेटिक भी इम्प्रूव हुआ है उससे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा अंकित, कि क्या होता है जैसे मैथमेटिक्स में अभी जैसे PU मेंस का भी एग्ज़ाम हुआ, काफ़ी टफ यस सर, काफ़ी सेक्शन था, आपने दिया होगा? सर मेरा RRB क्लर्क मेंस था
तो मैं नहीं दे पाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने सुना मतलब। Yes, sir. तो अब जैसे उसमें हम किस तरह से चूज करें क्वेश्चंस को, जैसे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले करते हैं, कुछ डीआई को करते हैं, कुछ इनइक्वलिटी करते हैं, तो क्या मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स को करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और किस तरह से डीआई में हम अच्छा कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, तो उस रेस्पेक्ट में थोड़ा सा बताएंगे कि मैथमेटिक्स में क्या हमें किस तरह से चूज करना चाहिए और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप इजी मतलब इजी जो क्वेश्चन देखिए कि मतलब जैसे नंबर सीरीज हो गया कि वो है कि नहीं मेंस में, तो फिर अर्थमेटिक देखिए कि मुझ पे मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। फिर वो धीरे धीरे करके आप फिर डीआई पे आइए, देखिए कि डीआई में कौन सा कर पा रहा हूँ, कौन सा नहीं कर पा रहा हूँ। तो सर उस हिसाब से वो मैंने मतलब हो जाता है। तो जब आप क्लासेस में जाते थे तो क्लासेस में आपने मतलब चीज़ें आपकी जो अच्छी हुई, मतलब आपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया किया, तो क्लासेस ने किस तरह से हेल्प किया आपकी? मतलब सर क्लासेस में हम लोग का ये रहता था, जैसे आप रीजनिंग आपका एक अच्छा वो है कि आप क्लास में ही प्रैक्टिस करा देते हैं। तो सर मतलब रीजनिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं, और मैथ्स में सर साइकस सर थे तो मुनीर का ब्रांच में, तो मतलब हम लोग का 4-5 का दोस्तों का ग्रुप बना हुआ था, तो कौन पहले आंसर कर रहा है हम लोग का ये रहता था। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ यहाँ पे सवाल जुड़ गया कि हम जब तैयारी करते हैं तो क्या हमें सेम लेवल पे ग्रुप बनाना चाहिए, क्या उससे हेल्प मिलती है, या इंडिपेंडेंटली खुद से ही सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं मतलब सर, मुझे तो लगता है कि ग्रुप से काफ़ी हेल्प मिलती है, उसमें आपका कंपटीशन बना रहता है। हम लोग का ये रहता था कि टेस्ट देते थे तो मतलब सेम टेस्ट देते थे कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो शेयर करना, तो सर उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ग्रुप स्टडी Yes, sir. अच्छा रहता है। यस सर उससे आपका जीए भी स्ट्रांग हो जाता है। अंकित, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्टूडेंट्स को, मतलब किस तरह से वो तैयारी कर रहे हैं और क्या आपका मैसेज रहेगा कि वो आगे किस तरह से अपने आप को लेके चले? स्टूडेंट्स को मेरा ये मैसेज रहेगा कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है, अगर फेलियर मिल रही है तो आप उससे सीखो, क्योंकि हम फेलियर से ही सीखते हैं। तो आपको मतलब रुकना नहीं है, कि बस ये सोचना है कि मुझे एग्ज़ाम किसी भी तरह क्लियर करना है। एग्ज़ाम मतलब जब मैं क्लियर कर सकता हूँ तो सारे लोग क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मेरी घर की कंडीशन ये नहीं थी कि मैं मतलब ग्रेजुएशन भी कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जाना कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। और बस आपको ज़रूरत है तो कंसिस्टेंसी की, आपको ज़रूरत है आपने प्रॉपर एक शेड्यूल की और एक कंसिस्टेंसी की। आप रेगुलरिटी के साथ पढ़िए और चीज़ें आप बिल्कुल संभव हैं। और ऐसे ही आगे भी हम स्टोरीज़ के साथ फिर मिलते रहेंगे और फिर हम बातचीत करेंगे और फिर समझेंगे कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो थैंक यू सो मच एंड देखते रहिए अड्डा 247। थैंक यू सो मच सर।